नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश राजकाज। 90 साल के देवगौड़ा 85 के फारूक, 82 के शरद पवार, 93 साल के शफीकुर रहमान बर्क और ऐसे ही न जाने कितने ही राजनेता हैं जिन्होंने बढ़ती उम्र में भी अपना राजनीतिक सफर जारी रखा। कई ऐसे भी थे जो मरते दम तक राजनीति में सक्रिय रहे और कई आज भी सक्रिय हैं। राजकाज में आज बात करेंगे ऐसे ही दिग्गज राजनेताओं की जिनकी बढ़ती उम्र उनकी सियासी पारी में रुकावट नहीं डाल पाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उम्र पर तंज कसा था। इसके बाद नेताओं की उम्र को लेकर सवाल तेजी से उठने लगे। अजीत ने पूछा था कि चाचा सक्रिय राजनीति से कब संन्यास लोगे। इस पर शरद पवार ने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई 82 साल का है या कि 92 साल का। उम्र को लेकर इस बहस के बीच सवाल उठा कि क्या राजनेताओं के लिए रिटायरमेंट की आयु होनी चाहिए। एनसीपी में शरद पवार समेत कई अन्य दलों के नेता भी 80 साल से ज्यादा उम्र में पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की लड़ाई में अब उम्र की एंट्री हुई है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को 82 साल की उम्र का हवाला देकर रिटायर होने की सलाह दी थी, तो इसके बाद एनसीपी चीफ ने तुरंत पलटवार भी किया था। शरद पवार ने कहा था, मैं एनसीपी का अध्यक्ष हूं, जब तक अच्छा काम कर रहा हूं एक्टिव पॉलिटिक्स में बना रहूंगा। दरअसल आमतौर पर किसी भी नौकरी पेशा लोगों की एक रिटायरमेंट की एज होती है, लेकिन भारतीय राजनीति में शायद ऐसा कुछ तय नहीं। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जबकि 54 क्षेत्रीय दल हैं और 2597 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। नेशनल पार्टी में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी का नाम शामिल है। हाल ही में 3 पार्टियों तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा रद्द कर दिया गया है। चुनाव आयोग ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों के स्टेटस की समीक्षा करता है, जो सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत एक सतत प्रक्रिया है। साल 2019 से अब तक चुनाव आयोग ने 16 राजनीतिक दलों के स्टेटस को अपग्रेड किया है और 9 राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक दलों के करंट स्टेटस को वापस लिया है। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं ऐसे राजनेताओं से जिनका कि निधन हो चुका है, लेकिन निधन के वक्त तक उम्रदराज होने के बावजूद राजनीति में सक्रिय रहे। इनमें सबसे पहले बात करेंगे तमिलनाडु के पूर्व सीएम और डीएम के अध्यक्ष एम करुणानिधि की। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के एक छोटे से गांव तिरुक्कुवालाई में पैदा हुए करुणानिधि ने अपनी 14 वर्ष की उम्र में सामाजिक आंदोलनों में राजनीति में शामिल होना शुरू कर दिया और पूरी तरह से शामिल हो गए। वो तमिलनाडु में हिंदी भाषा के खिलाफ विभिन्न विरोध प्रदर्शनों के पीछे थे। उन्होंने एक समाचार पत्र शुरू किया जो आखिरकार उनकी राजनीतिक पार्टी का आधिकारिक समाचार पत्र मुरासोली बन गया। पूर्णकालिक राजनेता होने के अलावा करुणानिधि तमिल सिनेमा पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे थे और एक पटकथा लेखक के रूप में विभिन्न फिल्मों के माध्यम से द्रविड़ विचारधारा पर अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न नाटकों का भी मंचन किया था। करुणानिधि ने कन्याकुमारी में स्थित चट्टानों में से एक में 133 फुट की तिरुवल्लुवार मूर्ति बनाई थी। करुणानिधि का निधन 7 अगस्त 2018 को 94 वर्ष की उम्र में हुआ था। अपनी स्कूली शिक्षा के अंतिम वर्ष में 3 बार विफल होने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। करुणानिधि ने 3 बार शादी की थी। करुणानिधि के राजनीतिक घटनाक्रम की बात की जाए तो करुणानिधि लगभग 50 सालों तक राजनीतिक दल द्रविड़ मुनेत्र कझागम द्रमुक के अध्यक्ष रहे। वो 4 दशकों में 5 कार्यकालों के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 1957 से विधानसभा चुनाव में 13 बार चुनाव लड़े और किसी में भी कभी पराजित नहीं हुए। करुणानिधि को 2 बार डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया, पहले 1971 में और फिर 2006 में। उन्हें तमिल विश्वविद्यालय द्वारा उनकी तत्कालीन सिंगम पुस्तक के लिए राजा राजन पुरस्कार भी दिया गया। 1924 में जन्मे करुणानिधि के जन्म का नाम दक्षिणामूर्ति था। उनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा तिरुक्कुवालाई और बाद में तुवररार में हुई। किशोरावस्था में करुणानिधि विभिन्न तमिल नेताओं के बारे में राजनीतिक लेखन करते थे। उन्होंने मानव नेशन नामक एक पत्रिका शुरू की, जिसे जानबूझकर मुरासोली नामक दैनिक समाचार पत्र के रूप में बदल दिया गया। 1957 करुणानिधि ने कुलथियाई निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु विधानसभा में प्रवेश किया। 1961 में करुणानिधि को द्रमुक के कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। 1962 में तमिलनाडु विधानसभा में करुणानिधि विपक्ष के उपनेता बने।
1967 में करुणानिधि को तमिलनाडु सरकार के लोक निर्माण विभाग में मंत्री पद दिया गया। वहीं 1969 में करुणानिधि पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, वो द्रमुक के अध्यक्ष भी बने। 1971 में करुणानिधि ने दूसरी बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और 1989 में तीसरी बार करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 1996 में करुणानिधि चौथी बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और 2006 में करुणानिधि ने 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। करुणानिधि लगभग 50 वर्षों तक राजनीतिक दल द्रविड़ मुनेत्र कझागम यानी द्रमुक के अध्यक्ष बने रहे। अब बात करते हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में निधन हो गया था। 94 साल की उम्र में विधानसभा चुनाव हार कर पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ था। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र सरकार ने 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की थी। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद 2022 में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उनकी अस्पताल छुट्टी हो गई थी, लेकिन बाद में उनका देहांत हो गया था। मुलायम सिंह यादव यूपी के 3 बार सीएम रहे मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। निधन के वक्त मुलायम लोकसभा सांसद थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया था। राष्ट्रपति पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया था। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। उनके पिता सुघर सिंह यादव एक किसान थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति हो देश की राजनीति, मुलायम सिंह यादव को प्रमुख नेताओं में गिना जाता था। वो 3 बार यूपी के सीएम रहे और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा मुलायम सिंह 8 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद भी चुने जा चुके हैं। 1967, 74, 77, 85, 89, 1991, 93 और 1996 में 8 बार विधायक रहे। 1977 में उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारी और पशुपालन मंत्री रहे। लोक दल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। इसके साथ ही 1980 में जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 1982 से 85 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। 1985 से 1987 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। 1989 से 91 तक उत्तर प्रदेश के सीएम बने और 1992 में मुलायम समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव ने गठन किया। 1993 से 95 तक फिर एक बार यूपी के सीएम बने। मुलायम सिंह 1996 में सांसद बने, फिर 1996 से 98 तक रक्षा मंत्री भी रहे। इसके बाद 1998-99 दोबारा सांसद चुने गए। 99 में वो तीसरी बार सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे और सदन में सपा के नेता भी बने। अगस्त 2003 से मई 2007 में फिर एक बार उत्तर प्रदेश की कमान मुलायम सिंह के हाथों में आई। 2004 में चौथी बार लोकसभा सांसद बने और 2007 से 2009 तक यूपी में विपक्ष के नेता रहे। मई 2009 में 5वीं बार सांसद बने, 2014 में 6वीं बार और 2019 में 7वीं बार सांसद रहे। बीजेपी के शीर्ष नेताओं में शुमार लाल कृष्ण आडवाणी की उम्र भी 95 साल के पार हो चुकी है। 91 साल की उम्र तक वो सांसद रहे। भारतीय राजनीति में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का अहम रोल रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी कम उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए और बाद में जनसंघ के लिए काम किया। 1980 में भाजपा के संस्थापक सदस्यों में रहे और कई दशकों तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पार्टी का मुख्य चेहरा बने रहे। आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। उस समय सिंध प्रोविंस हुआ करता था, तब उसकी आबादी भी ज्यादा नहीं थी। कुल 43 लाख आबादी में से वहां 13 लाख हिंदू थे और 30 लाख मुस्लिम। लेकिन हिंदू आबादी ज्यादातर शहरों और कस्बों में थी। उस समय कराची की आबादी 3 से 4 लाख हुआ करती थी। आज के हिसाब से तब यह शहर एक छोटा शहर हुआ करता था। आडवाणी के ज्यादा दोस्त हिंदू थे, कुछ ईसाई, पारसी और यहूदी भी थे। उनके स्कूल का नाम सेंट पैट्रिक हाई स्कूल था, जिसमें बहुत कम मुस्लिम पढ़ते थे। एक इंटरव्यू में आडवाणी ने कहा था कि मुझे 11 या 12 सितंबर 1947 का डॉन अखबार का अंक अच्छी तरह से याद है। एक तरफ आरएसएस रैली में गांधी के संबोधन का जिक्र था, जिसमें उन्होंने कश्मीर में कबायलियों को भेजने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान इसी तरह का रवैया रखता है तो कौन जानता है कि भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाए, और ये नहीं होना चाहिए। आडवाणी ने उस दौर को याद करते हुए कहा था कि 19 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े होने के कारण वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए थे और आखिर में 12 सितंबर 1947 को उन्होंने कराची छोड़ दिया। वो अकेले थे और उन्होंने पहली बार प्लेन का सफर किया था।
आरएसएस से जुड़ा होने के कारण लोगों ने सलाह दी थी कि अकेले ही अभी निकल जाइए। करीब 1 महीने के बाद परिवार ने कराची छोड़ा। सिंध से अक्टूबर में तेजी से पलायन शुरू हो चुका था। जनवरी 1948 आते आते वहां भी दंगे भड़क गए। पाकिस्तान बनने के बाद आडवाणी करीब 1 महीने तक वहां रहे थे। अब बात करते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 90 साल के राज्यसभा सांसद और जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा की। सामाजिक आर्थिक विकास और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के पुरजोर समर्थक एचडी देवगौड़ा का जन्म 18 मई 1933 को कर्नाटक के हासन जिले के होलेनरा सेपुरा ताल्लुक के हरदनहल्ली गांव में हुआ था। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक देवगौड़ा 20 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राजनीति में आ गए। 1953 में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और 1962 तक इसके सदस्य बने रहे। एक मध्यम वर्गीय कृषि परिवार के गौड़ा ने किसान के जीवन की कठिनाइयां देखी थी, इसलिए उन्होंने किसानों, वंचितों और शोषित वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आवाज उठाई। लोकतांत्रिक व्यवस्था के निचले तबके से संबंध रखने वाले देवगौड़ा ने धीरे धीरे राजनीतिक ऊंचाइयां हासिल की। अंजनेया सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष और होलेनारा सिपुरा के तालुक तहसील विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में उन्होंने लोगों के मन में अपने लिए एक अलग स्थान बनाया। मार्च 1972 से मार्च 1976 तक और नवंबर 1976 से दिसंबर 1977 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। देवगौड़ा ने 22 नवंबर 1982 को 6ठी विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी थी। 7वीं और 8वीं विधानसभा के सदस्य रहने के दौरान उन्होंने लोक निर्माण और सिंचाई मंत्री के रूप में कार्य किया। सिंचाई मंत्री के रूप में उन्होंने कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की थी। 1987 में उन्होंने सिंचाई के लिए अपर्याप्त धन आवंटन का विरोध करते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। गौड़ा को 1975-76 में केंद्र सरकार की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा था और उन्हें आपातकाल के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। 1991 में वो हसन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में चुने गए। श्री गौड़ा ने राज्य की समस्याओं, विशेष रूप से किसानों की समस्याओं के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1994 में वो जनता दल के अध्यक्ष बने। 1994 में राज्य में जनता दल की जीत के सूत्रधार वही थे। 11 दिसंबर 1994 को वो कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री बने। उनकी राजनीतिक विलक्षणता की एक झलक सभी ने फिर से तब देखी जब उन्होंने हुबली के ईदगाह मैदान का मुद्दा उठाया था। ये अल्पसंख्यक समुदाय का मैदान था जो हमेशा से ही राजनीति का विवाद का मुद्दा रहा था। देवगौड़ा ने सफलतापूर्वक इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकाला। 1989 में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल को 222 में से केवल 2 सीटें मिली थी। पार्टी के लिए यह करारी हार थी। श्री देवगौड़ा ने के लिए भी उनके करियर की पहली असफलता थी, जहां उन्हें दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा था। मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी थे। भारत सरकार की 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में श्रम एवं रोजगार मंत्री रह चुके हैं। 2009 में हुए आम चुनाव में कर्नाटक के गुलबर्गा चुनाव क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए वो सदस्य निर्वाचित हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म वारावट्टी भालकी ताल्लुक बीदर जिला कर्नाटक में एक दलित जाति परिवार में हुआ था। 1948 में खड़गे ने अपनी मां और बहन को खो दिया क्योंकि उनको हैदराबाद के निजाम के रजाकारों या निजी मिलिशिया द्वारा आग लगा दी गई थी, जबकि वो खुद 7 साल की उम्र में बाल बचे थे। उन्होंने गुलबर्गा के नूतन विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और गुलबर्गा के सरकारी कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की और गुलबर्गा के सेठ शंकरलाल लाहौटी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री पाई। उन्होंने न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल के कार्यालय में एक जूनियर के रूप में अपना कानूनी अभ्यास शुरू किया। अपने कानूनी करियर की शुरुआत में श्रमिक संघों के लिए मुकदमे लड़े। खड़गे 16वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता थे। वो कर्नाटक के गुलबर्गा से कांग्रेस सांसद के रूप में चुने गए भारत सरकार में पूर्व रेल मंत्री भी हैं। उन्हें एक स्वच्छ सार्वजनिक छवि वाला माना जाता है और कानून और प्रशासन की गतिशीलता में अच्छी तरह से वाकिफ। उन्होंने लगातार 9 बार अभूतपूर्व विधानसभा चुनाव और गुलबर्गा से हाल के आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद रिकॉर्ड 10 बार लगातार चुनाव में जीत दर्ज की। ये कर्नाटक से अनुसूचित जाति के सांसद हैं। वो 40 साल तक विधायक रहे और 5 साल सांसद रहे। 1973 में उन्हें चुंगी उन्मूलन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कर्नाटक राज्य में नगर पालिका और नागरिक निकायों की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के सवाल पर चला था। 1972 में उन्होंने पहली बार कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव लड़ा और गुरमीत कल निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिहार के पूर्व सीएम आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव 7 भाई बहन थे। लालू की कुल 9 संतानें हैं, जिसमें 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। लालू यादव के पिता का नाम कुंदन राय और माता का नाम मर्शिया देवी था। उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी बिहार की सीएम रह चुकी हैं। उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम हैं। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी 2 बार बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वर्तमान में वो बिहार विधान परिषद की सदस्य भी हैं। लालू प्रसाद यादव ने 1996 में आरजेडी की स्थापना की थी। जब आरजेडी का गठन किया गया उस वक्त लालू प्रसाद जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। शायद ही कोई होगा जो आरजेडी और इसे बनाने वाले लालू यादव को ना जानता हो। क्षेत्रीय पार्टी होने के बाद भी आरजेडी का डंका पूरे देश में बोलता है। पिछले कुछ सालों में भले ही लालू यादव अपनी बीमारी और घोटालों के कारण चर्चा में रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जिस वक्त राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया था उस समय इनका दमखम इतना ज्यादा था कि बड़े बड़े नेता भी उनकी काट नहीं तलाश पा रहे थे। वर्तमान में आरजेडी की कमान भले ही अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव के हाथों में है, लेकिन आज भी इसे लालू प्रसाद यादव की पार्टी के तौर पर ही देखा जाता है। 1997 में पार्टी के गठन के वक्त लालू प्रसाद यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह, कांति सिंह सहित 17 लोकसभा सांसद और 8 राज्यसभा सांसदों की मौजूदगी में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और समर्थक जुटे थे। लालू यादव को पार्टी के स्थापना के साथ ही अध्यक्ष चुन लिया गया और तब से लेकर आज तक वही इस पार्टी के अध्यक्ष का पद संभालते रहे। 24 जुलाई 1997 को लालू ने एक और दांव चलते हुए अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाकर सबको चौंका दिया था। इस तरह लालू ने अपनी अलग पार्टी भी खड़ी कर ली और सत्ता भी बचा ली थी। लालू यादव ने साल 1997 से लेकर साल 2005 तक अपनी पार्टी को बिहार की सत्ता में रखा और सीएम पत्नी राबड़ी देवी रही। बीच में 7 दिनों के लिए नीतीश आए जरूर, लेकिन फिर लालू ने बाजी पलट दी। वर्तमान में लोकसभा में आरजेडी की संख्या 0 है। राज्यसभा में पार्टी के 6 सदस्य हैं। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल है, उसके 79 विधायक हैं और विधान परिषद में भी 14 सदस्य हैं। अब बात करते हैं शरद पवार की। राज्यसभा सांसद 82 साल के शरद पवार पुराने नेता हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से महासंग्राम शुरू हो गया था। एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने फिर पलटी मार ली थी और अजित अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी शिवसेना की सरकार में शामिल हो गए थे। सरकार में आते ही उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया और उनके साथ जो विधायक आए उन्हें मंत्री। 4 साल में यह तीसरी बार था जब अजित पवार ने इतनी बड़ी पलटी मारी थी। इससे पहले 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद भी अजित पवार ने बीजेपी को समर्थन दे दिया था। राजनीति में 6 दशक से ज्यादा लंबा समय बिताने वाले शरद पवार के लिए बड़ा झटका था। वो इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले ही जब उन्होंने एनसीपी चीफ के पद से इस्तीफे का ऐलान किया था तो पूरी पार्टी उनसे इस्तीफा वापस लेने की जिद पर अड़ गई थी। तब माना जा रहा था कि पार्टी पूरी तरह से एक है, लेकिन कुछ ही महीने में पार्टी के 2 फाड़ होने ने सभी को हैरान कर दिया। शरद पवार के पिता गोविंदराव पवार स्थानीय किसान संघ के अध्यक्ष थे। उनकी मां शारदाबाई पवार भी लोकल बोर्ड की सदस्य रही थी। शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही वो छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे। 1998 में कांग्रेस से जुड़े। 1962 में पुणे जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1967 में कांग्रेस के टिकट पर बारामती विधानसभा से चुनाव लड़ा और 27 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। शरद पवार भले ही सार्वजनिक जीवन जी रहे हो, लेकिन उनके परिवार के बहुत कम लोगों की जानकारी ही सार्वजनिक है। कहा जाता है कि शरद पवार के बड़े भाई अप्पा साहब के बेटे राजेंद्र राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन परिवार के एक सदस्य अजीत पवार पहले ही राजनीति में आ चुके थे, इसलिए उनका सपना पूरा नहीं हो सका। शरद पवार ने पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सदाशिव शिंदे की बेटी प्रतिभा से शादी की थी। प्रतिभा पवार राजनीति से दूर थी, लेकिन एनसीपी में उनकी अच्छा खासा उनका दखल था। शरद पवार के परिवार की तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में आ चुकी है। अजीत पवार के बेटे पार्थ राजनीति में एक्टिव हैं। एनसीपी ने 2019 में पार्थ को मावल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, हालांकि पार्थ ये चुनाव हार गए थे। मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले बीजेपी और जनसंघ के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी भी 90 साल के करीब हैं। जोशी 85 साल की उम्र तक सांसद रहे थे। मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। जोशी एनडीए सरकार में भारत के केंद्रीय
मानव संसाधन विकास मंत्री थे। डॉक्टर जोशी साल 1996 में बीजेपी की 13 दिनों की सरकार में गृह मंत्री भी रहे हैं। वो आधुनिक, मजबूत और विविधतापूर्ण भारत के काफी प्रशंसक भी रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई मेरठ कॉलेज और मास्टर डिग्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। उन्होंने फिजिक्स में थीसिस हिंदी में लिखा था। उस समय इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। डॉक्टर जोशी सिर्फ 10 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे। उन्होंने राजनीति में पहला कदम साल 1953-54 में रखा था। उस वक्त गाय बचाओ आंदोलन में उन्होंने भागीदारी की थी। भारत में इमरजेंसी के दौरान यानी साल 1975 में मुरली मनोहर जोशी पर मुकदमा भी चला था और 7 बार वो मध्य प्रदेश से भी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। साथ ही लगातार 7 सालों तक इन्होंने उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की। इसके साथ ही वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। मानव संसाधन मंत्री के तौर पर भी मुरली मनोहर जोशी ने बदलाव करते हुए कई पुरानी चीज़ों को बदला और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, संस्कृत शिक्षा, मदरसों को आधुनिक और कंप्यूटर से लैस करना, उर्दू में शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कॉलरशिप में इजाफा आदि में कई बदलाव उनके ही द्वारा लाए गए। जोशी साल 1992 से 1996 तक राज्यसभा में रहे। जोशी साल 1977 में अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र से जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए सांसद बने। साल 1980 में बीजेपी में शामिल हुए, जहां उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। 1991 से 1993 तक वो बीजेपी के अध्यक्ष थे। 1996 में इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से संसद के सदस्य बने। साल 1998 से 2004 तक मानव संसाधन विकास मंत्री रहे। 2009 में उन्हें बीजेपी के घोषणा पत्र तैयारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। 2009 के आम चुनाव में उन्हें वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुना गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपनी सीट खाली कर दी और कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुना लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से प्रधानमंत्री बनने तक वाजपेयी के साथ लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम हमेशा जुड़ता रहा। मुरली मनोहर जोशी को बीजेपी की तीसरी धरोहर भी कहा जाता है। देश में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के पद पर थे, तब आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे तो जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री। इन तीनों नेताओं को लेकर एक नारा खूब लगता था, भाजपा की 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। जोशी ने इसी साल 5 जनवरी 2023 को अपना 89वां जन्मदिन मनाया था। जम्मू कश्मीर की सियासत में फारूक अब्दुल्ला का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने 7वीं लोकसभा यानी 1980-82 में चुनकर पहली बार संसद की सीढ़ियों पर अपना कदम रखा था और तब से सियासी सफर जारी है। शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के पिता थे, जिन्हें कश्मीर का शेर की उपाधि से नवाजा गया था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का सियासी सफर काफी लंबा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा वो केंद्र सरकार में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। जीवन के 82 बसंत देख चुके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला परिवार के सदस्य बेगम अकबर जहां, जो कि फारूक अब्दुल्ला की मां थी, उन्होंने साल 1977 में पहली बार सीट जीती थी। 1971, 96 और साल 2014 के चुनाव में गैर नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार यहां से जीता था। साल 1980 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहां से सांसद बने। इसके बाद उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला ने लगातार 3 बार साल 1998, 99 और साल 2004 के संसदीय चुनावों में जीत दर्ज की। 2009 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दोबारा यहां से चुनाव जीते थे। 2014 के आम चुनाव के दौरान फारूक अब्दुल्ला को पीडीपी के तारिक हमीद कर्रा ने करारी शिकस्त दी थी। 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद भड़की हिंसा के दौरान लोगों पर हुए कथित अत्याचार के विरोध में हामिद कर्रा ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद साल 2017 में हुए उपचुनाव में फारूक इस सीट से जीते और अभी भी सांसद हैं। 70 सालों के दशक दौरान कश्मीर की सियासत में आए बदलाव के बीच अब्दुल्ला परिवार के लिए उस समय किला बचाना चुनौती से कम नहीं था। फारूक अब्दुल्ला 1981 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने थे। 1982 में फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुने गए और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। इसके बाद 1983 से 87 तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 87 से 90 तक फिर वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 1996 में चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2002 में फारूक अब्दुल्ला पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। 2008 में 5वीं बार जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य बने। इसके बाद 2009 में दूसरी बार राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए। 2009 में दूसरी बार लोकसभा सदस्य बने। 2009 यानी यूपीए 1 के कार्यकाल के दौरान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के केंद्रीय मंत्री बने। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला पार्टी और पिता की विरासत जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब बात करते हैं ऐसी एक और शख्स की जिसने संघर्ष के रास्ते सत्ता तक का सफर तय किया। यह है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 80 साल के शिबू सोरेन। वामपंथी पार्टियों को छोड़ दे तो कमोबेश सभी राजनीतिक पार्टियां शुरुआती दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलगाववादी पार्टी और शिबू सोरेन को अलगाववादी नेता मानते थे। कांग्रेस तब चोटी पर थी। जनसंघ जो बाद में भाजपा बनी वो विपक्ष पार्टी थी। शिबू सोरेन एवं विनोद बिहारी महतो ने लड़ाकू तेवर के साथ व्यापक झारखंडी जनाधार खड़ा किया। शिबू ने बाद में लड़ाकू तेवर एवं संयमित राजनीति से कांग्रेस, भाजपा, राजद जैसी राजनीतिक पार्टियों को झारखंड आंदोलन का समर्थन एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा से गठबंधन के लिए विवश कर दिया था। प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक और राजनीतिक संत कामरेड ए.के. राय झारखंड आंदोलन के मूर्धन्य नेता विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने धनबाद के ऐतिहासिक गोल्फ ग्राउंड में 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। विनोद बिहारी महतो, जिन्हें लोग विनोद बाबू के नाम से भी जानते थे, शिबू सोरेन महासचिव बने। गोल्फ ग्राउंड से इस तिकड़ी ने आंदोलन का ऐसा बिगुल फूंका कि इसका समापन 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य के निर्माण के साथ हुआ। झारखंड राज्य की अवधारणा को पूरी तरह से खारिज करने वाली कांग्रेस, भाजपा, राजद जैसी पार्टियों ने भी अंततः इसे स्वीकार किया। ये शिबू सोरेन के कुशल नेतृत्व और राजनीतिक कौशल का ही नतीजा था। तकरीबन 50 साल पुरानी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 78 साल के शिबू सोरेन को लगातार 10वीं बार सर्वसम्मत से अध्यक्ष और उनके पुत्र झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को तीसरी बार कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य के निर्माण को लेकर अब तक राज्य में 5 बार सत्ता की कमान झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी सोरेन परिवार के पास आई। शिबू सोरेन के आह्वान पर इन इलाकों में धान काटो आंदोलन चला। आदिवासी महिलाएं खेतों में उतर गईं। आदिवासी पुरुष खेतों के बाहर तीर धनुष लेकर पहरा देते और आदिवासी महिलाएं धान काटती थी। इसको लेकर कुछ स्थानों पर महाजन और पुलिस के साथ आंदोलनकारियों का हिंसक संघर्ष भी हुआ और कई लोगों की जान भी गई। विभिन्न थानों में शिबू सोरेन पर मामला दर्ज हुआ। तो देखा आपने किस तरह से राजनेताओं को, जिन्होंने साबित किया कि राजनीति में कभी भी रिटायरमेंट नहीं होता है। खास पेशकश नेवर टायर्ड नो रिटायर्ड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।